वीर सिंह पीछा छुड़ाने वाले अंदाज में बोला, तुम यहीं रुको, मैं कैंडल लेकर आता हूँ। वीर सिंह अंदर गया और 2 मिनट में ही 4 मोमबत्तियां लेकर वापस लौट आया। लेकिन मेनका ने उसके आदेश को किसी नोटिस में नहीं लिया था। वो अंदर आ गई थी और पूरे कमरे को देख रही थी। ये लो, उसने मोमबत्तियां मेनका की ओर बढ़ा दी। क्या लूं? वो निचले होंठ को दांतों से चुमलाते हुए बोली। मोमबत्ती। इस बार न चाहते हुए भी वीर सिंह अपेक्षाकृत ऊंचे स्वर में बोल उठा, मोमबत्ती लो, मोमबत्ती मांगी थी ना तुमने, ये लो 4 मोमबत्ती। ओह हाँ, उसने जल्दी से मोमबत्तियां ले लीं। अब जाओ, वीर सिंह ने कहा। उसकी बात और तल्ख लहजा सुनकर मेनका के चेहरे पर से मुस्कान एकदम से गायब हो गई, लेकिन उसने फिर तुरंत ही खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वीर सिंह दरवाजा बंद करने उसके पीछे पीछे गया। दरवाजे पर पहुंचकर अचानक वो ठिठक कर रुक गई और वापस वीर सिंह की ओर घूम गई। अब क्या है? वीर सिंह धैर्यपूर्वक बोला। घर पर कोई नहीं है क्या? वो बड़ी अदा से बोली। है, वीर सिंह बोला, मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या? उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आए। हाँ, हमारा अभी जोरदार सेशन चलने वाला है और कुछ। वो मुस्कुराए, अगर मेरे शामिल होने की भी कोई गुंजाइश हो तो बताना। वीर सिंह का दिमाग भग से उड़ गया। कोई कड़ी बात कहने के लिए उसने मुंह खोला ही था, लेकिन उसके कुछ बोल पाने से पहले ही मेनका हंसते हुए जल्दी से सीढ़ियां उतर गई। वीर सिंह ने उसके पीछे भड़क से दरवाजा बंद कर दिया। मुझे भी ऐसी ही छिनाल के पड़ोस में ही मकान लेना था, उसने मन ही मन खुद को कोसा। वो किचन में व्यस्त हो गया। चिकन बनकर लगभग तैयार था। अब वो जोरदार डिनर करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसके बाद उसे कई जरूरी काम भी निपटाने थे। किचन से प्लेट वगैरह लेकर वो बाहर के कमरे में टेबल पर डिनर लगाने आया ही था कि अचानक उसकी नज़र खिड़की से बाहर की ओर गई, जहां उसे फिर से मेनका दिखाई दी। वो उसके घर के आंगन के बगल वाले हिस्से में तांत झांक कर रही थी। वीर सिंह ने बर्तन टेबल पर ही छोड़े और बिजली की तरह तेजी के साथ दरवाजा खोलकर मूसलाधार बारिश में ही घर से बाहर निकल गया। भीगने की परवाह न करते हुए वो आंगन की दीवार के पास जा पहुंचा, जहां दीवार के बाहर से मेनका सिर पर छाता लगाए अंदर झांक रही थी। क्या है? वीर सिंह अपने स्वर को नम्र बनाने की भरसक कोशिश करते हुए बोला। ये क्या है? वो बारिश के शोर के कारण जोर से बोली। क्या है? ये तुमने अपने आंगन में झिल्ली क्यों बिछा रखी है? वीर सिंह घूमा। आंगन में एक विशाल तिरपालनुमा झिल्ली बिछी हुई थी। उसी ने बिछाई थी जिसने आंगन के बड़े हिस्से को कवर किया हुआ था। झिल्ली चारों ओर से उठी हुई थी, जिससे बारिश का पानी पूरे आंगन में गिरने के स्थान पर उस झिल्ली पर गिरकर इकट्ठा हो रहा था और झिल्ली के एक ओर से झुके होने के कारण उस ओर जा रहा था। वो बोला, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। क्या है? मेनका ने कान उसकी ओर करते हुए जोर से कहा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वर्षा जल संरक्षण, बारिश का पानी बर्बाद न हो इसलिए इकट्ठा कर रहा हूँ। ओह हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। उसने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया, फिर झिल्ली के एक और इशारा किया और वो पानी जा कहाँ रहा है। वहाँ पर एक रोशनदान टाइप का कुछ था जो कि झाड़ियों से ढका हुआ था। झिल्ली को इधर उधर से मोड़कर उस और इस प्रकार झुकाया गया था कि बारिश का सारा पानी एकत्र होकर उस रोशनदान के अंदर ही जा रहा था। उसके आखिरी सिरे पर एक बड़ी सी कुप्पी टाइप की कुछ चीज भी लगी हुई थी, जिससे पूरा पानी उसके माध्यम से रोशनदान के अंदर मोटी धार के रूप में गिर रहा था। लेकिन उस रोशनदाननुमा जगह के अंदर घुप पर अंधेरा था, जिससे अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो एक अंडरग्राउंड गड्ढा है, वीर सिंह बोला। पानी उसी में इकट्ठा हो रहा है, वहां से जमीन के नीचे जाएगा, जिससे भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होगी। अंडरग्राउंड गड्ढा? हाँ, कमाल है। इसमें कमाल की क्या बात है? पहले कभी ऐसा नहीं देखा। अभी तुमने बहुत कुछ नहीं देखा। क्या? मेरा मतलब ये नए तरह का सिस्टम है। मैंने एक शासकीय योजना के बारे में पढ़ा था, उसमें लिखा था, उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो अनमने ढंग से बोली। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि पानी आखिर जा कहाँ रहा है। जहनुम में जा रहा है पानी, पागल औरत। और अब अगर तूने और एक भी सवाल पूछा तो तू भी यहीं पहुँच जाएगी। क्यों अपनी मौत को दावत दे रही है? लेकिन मेनका की किस्मत शायद सचमुच अच्छी थी। वो पलटी और हाथ में 4 मोमबत्तियां, हालांकि उसका काम एक से ही चल जाता, लेकर अपने घर की ओर चली गई। वीर सिंह उसे तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर घूमकर वापस घर के अंदर चला गया और अपने पीछे इतनी जोर से दरवाजा बंद किया कि दरवाजे में दरार पड़ गई। उधर कपिल हॉस्पिटल पहुंचा। बारिश तेज हो रही थी। कार रुकते ही कपिल दरवाजा खोलकर उतरा और तेजी से हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश कर गया। वार्डों के आगे से घूमते हुए उसे एक वार्ड के बाहर सौम्या 2 नर्सों को कुछ निर्देश देती नजर आई। वो लपक कर उसके पास पहुंचा। सौम्या कुछ मरीजों के बारे में नर्सों को कुछ कह रही थी। कपिल के पास आने तक नस घूमकर आगे बढ़ गई। सौम्या ने कपिल की ओर देखा। आई एम सॉरी, कपिल सौम्या के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला। मुझे तुम्हें वहां अकेले नहीं भेजना चाहिए था। मैं ठीक हूँ, सौम्या ने कहा। डोंट वरी अबाउट मी। वो लड़की क्लेयर, वो अब तक बेहोश है, लेकिन मुझे तुम्हें उस सुनसान जगह पर ऐसे जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था।
वाह! तभी पास से आवाज आई, बुझी हुई चिंगारी को फिर सुलगाने की कोशिश। सौम्या का चेहरा लाल हो उठा। कपिल ने पलटकर देखा, पीछे एक चश्माधारी युवा डॉक्टर मुस्कुरा रहा था। ये डॉक्टर विजय भटनागर हैं। सौम्या झेंपती हुई सी बोली, मैं इन्हीं के साथ वहां गई थी। डॉक्टर भटनागर, ये इंस्पेक्टर कपिल मिश्रा हैं। ये आपके इंस्पेक्टर कपिल मिश्रा हैं, ये तो हॉस्पिटल में सभी जानते हैं। डॉक्टर भटनागर बोले, कुछ नया बताइए। कपिल ने सम्मान की दृष्टि से डॉक्टर भटनागर की ओर देखा। थैंक्स, वो कृतज्ञ स्वर में डॉक्टर भटनागर से बोला, आपने सौम्या का ध्यान रखा। इसमें थैंक्स की क्या बात है भाई? डॉक्टर भटनागर बोले, अपना तो काम ही है हीरोगिरी। और वैसे भी डॉक्टर सौम्या को आपके रहते भला किस बात का डर? मतलब, अरे वो मसाल है ना सया भय कोतवाल, तो डर काहे का? कपिल मुस्कुराया, उसे डॉक्टर की खुशमिजाजी पसंद आई। वैसे भी वो काफी तनाव महसूस कर रहा था। कम से कम डॉक्टर की बातों से स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ। लीना, अचानक सौम्या बोली। क्या? कपिल उसकी ओर घूमा। लीना का फोन नहीं आया। शाम को मुझे घर लौटने में देर हो जाती है तो वो कॉल जरूर करती है। उसने अब तक फोन नहीं किया। उसने नहीं किया तो तुम कर लो, उसे फोन बता दो कि तुम्हें कितनी देर लगेगी, वरना बेकार चिंता करेगी। सौम्या ने सहमति में सिर हिलाया और अपने कोट की जेब में हाथ डाला। मोबाइल वहां नहीं था। फिर उसे याद आया कि फोन वो अपने रूम में छोड़ आई है। ये उसकी पुरानी आदत थी। मरीजों को देखते समय अचानक कॉल आने से डिस्टर्ब न हो, इसलिए अक्सर वो फोन को अपने रूम में छोड़ आती थी। मोबाइल मेरे रूम में है, उसने कपिल से कहा। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, उसने सौम्या से कहा। फिर डॉक्टर भटनागर से मुखातिब हुआ, डॉक्टर साहब अगर आप खाली हों तो आप भी चलिए, मुझे घटना के बारे में आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी है। ओह ठीक है चलिए। डॉक्टर भटनागर तुरंत तैयार हो गए। कुछ ही देर में वो तीनों सौम्या के रूम में थे। सौम्या ने कपिल को स्मिथ के घर जाने से लेकर वहां उसकी लाश मिलने और फिर बेहोश क्लेयर को लेकर अस्पताल वापस आने का पूरा घटनाक्रम बताया। अब कैसी है वो? कपिल ने प्रश्न किया। बेहोश है अब भी, सौम्या बोली। उसके होश में आने का इंतजार है, बाकी उसकी स्थिति तो नॉर्मल ही लग रही है। डॉक्टर, सौम्या बता रही थी। डॉक्टर भटनागर ने बीच में दखल दिया, वो लड़की क्लेयरवोयंट है। कपिल ने उनकी ओर देखा। आपको भी पता है क्लेयरवोयंट क्या होता है? हाँ भाई, हॉलीवुड फिल्में देखता हूँ। देखता तो मैं भी हूँ, मुझे तो नहीं पता था। क्या सचमुच ऐसा कुछ होता है? कपिल ने सवाल किया। क्लेयरवोयंट जैसा? हाँ, मेरे ख्याल से तो नहीं। ये एक साइलो साइंस की टर्म है। छद्म विज्ञान फैंटेसी नॉवेल्स, फिल्मों की सफलता के साथ ही मार्केट में कई तरह के छद्म विज्ञान के ज्ञान का बोलबाला है। लोग इन पर यकीन करते हैं, लेकिन विज्ञान इसे नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। क्यों? आप मानते हैं कि कोई शख्स क्लेयरवोयंट हो सकता है, भूत भविष्य की घटनाएं देख सकता है? मैं तो नहीं मानता, लेकिन लड़की का बाप जॉन स्मिथ पूरे विश्वास के साथ कह रहा था कि उसकी बेटी क्लेयरवोयंट है। उसने ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे मुझे भी बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश की थी। समझाने से आप समझ गए? कपिल ने इनकार में सिर हिलाया। दैट्स इट, डॉक्टर भटनागर ने कंधे उचका दिए। लेकिन इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, अचानक सौम्या धीमे स्वर में बोली, जिसने दोनों को चौंका दिया, जो आज भी अनसुलझी हैं, जिन्हें विज्ञान भी समझ नहीं पाया है। ओह बेबी, डॉक्टर भटनागर के चेहरे पर एक धूर्ततापूर्ण मुस्कान आ गई। नेक्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट घोस्ट्स एंड स्पिरिट्स, एंट वी? सॉरी डॉक्टर साहब, पर मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, कपिल संजीदगी से बोला। और न ही मैं क्लेयरवोयंट होने जैसी किसी बात पर यकीन करता हूँ। शाम तक मैं एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन अब बदकिस्मती से मैं 2 मर्डर केसों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं और मेरी कोशिश है कि ये 2 से बढ़कर 3 न होने पाए। पहले ही केस में सबूतों का इतना अभाव है कि हम अंधेरे में हाथ पांव मार रहे हैं। पहले केस में ही न मरने वाले का कोई पता चल पाया है, न मारने वाले का, और न ही उस औरत का जिसकी चीख घटनास्थल पर सुनी गई थी। इस केस से ये लड़की जुड़ी थी और अब इसके पिता का भी कत्ल हो गया है। दोनों घटनाओं में कुछ न कुछ तो कनेक्शन है, लेकिन वो कनेक्शन क्या है ये नहीं पता चल पा रहा है, सिवाय एक कनेक्शन के। लेकिन वो कनेक्शन भी बेमानी है, इससे केस हल होने में कोई मदद मिलती नहीं दिख रही है। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।